विज्ञान की दुनिया में कई बार कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं। मेरा मतलब है, जरा ये सोचने की कोशिश की जाए कि अगर कभी चोट लगने पर कोई अंग कट जाए तो कुछ ही दिनों में वहां एक बिल्कुल नया अंग या शायद एक पूरा नया शरीर ही हो है। हाँ, ये सुनने में वाकई किसी जादू जैसा लगता है। और जानवरों की दुनिया में तो हमने ये देखा भी है, जैसे छिपकली की पूंछ का दोबारा आ जाना एक बहुत ही आम बात है। बिल्कुल सही कहा, छिपकली की पूंछ। लेकिन इंसानों के लिए तो ये लगभग नामुमकिन सा है। हालांकि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की दुनिया में ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक रोजमर्रा की सच्चाई है। एकदम सच बात है। पौधों में ये प्राकृतिक रूप से होता है। हाँ, और आज के इस गहरे विश्लेषण में इसी जादुई प्रक्रिया के रहस्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज जिस स्रोत दस्तावेज का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो प्लांट रीजनरेशन और बायोटेक्नोलॉजी के विषय पर एक बेहद विस्तृत और वैज्ञानिक रिसर्च है। और ये बहुत ही रोमांचक विषय है, क्योंकि इसके जरिए हम प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे महज एक अकेली कोशिका या कह लें एक सिंगल सेल से एक पूरा का पूरा नया पौधा विकसित किया जा सकता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है और भविष्य में विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, ये जानना दिलचस्प होगा। शुरुआत करने के लिए उस सबसे बुनियादी अवधारणा को समझना जरूरी है जिस पर यह पूरा विज्ञान टिका हुआ है। इस स्रोत के अनुसार इसे टोटीपोटेंसी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी, ये शब्द काफी भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, प्लांट रीजनरेशन वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं और अंगों को फिर से विकसित किया जाता है। लेकिन जब यही काम हम एक प्रयोगशाला यानी लैब के अंदर करते हैं तो ये सब इसी टोटीपोटेंसी के कारण ही संभव हो पाता है। अच्छा, तो लैब में ये टोटीपोटेंसी कैसे काम करती है? अगर इसे सरल भाषा में समझें तो टोटीपोटेंसी किसी एक अकेली कोशिका की वह जन्मजात क्षमता है जिससे वो एक संपूर्ण जीव में विकसित हो सकती है। मतलब एक अकेली कोशिका से पूरा जीव? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर एक परिपक्व पौधे में तने, पत्ते या जड़ें विभेदित ऊतक होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में डिफरेंशिएटेड कहा जाता है। डिफरेंशिएटेड यानी उनका काम पहले से तय हो चुका है। एकदम सही। पत्ते की कोशिका को पता है कि उसे प्रकाश संश्लेषण करना है, जड़ की कोशिका को पता है कि उसे पानी सोखना है। लेकिन विज्ञान का असली कमाल ये है कि विशिष्ट प्लांट हार्मोन्स का उपयोग करके इन तयशुदा कोशिकाओं को वापस अनडिफरेंशिएटेड यानी भ्रूण जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मोबाइल या किसी डिवाइस में एक फैक्ट्री रीसेट बटन होता है। क्या हम कह सकते हैं कि टोटीपोटेंसी भी बिल्कुल वैसा ही काम करती है? हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। फैक्ट्री रीसेट बटन मतलब एक साधारण पत्ते की कोशिका को लिया, उस पर कुछ विशेष रसायनों के जरिए ये रीसेट बटन दबाया और अचानक वो कोशिका ये भूल जाती है कि वो कभी एक पत्ता थी। बिल्कुल, उसकी पूरी पुरानी मेमोरी इरेज हो जाती है। क्या बात है। और वो वापस एक खाली स्लेट या ब्लैंक स्लेट बन जाती है जिससे अब जड़, तना या कुछ भी नया बनाया जा सकता है। हाँ, इस फैक्ट्री रीसेट वाले नजरिए से इसे बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। कोशिका वास्तव में अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से खो देती है। वो एक तरह के सेल्यूलर एमनीशिया में चले जाती है और फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। सेल्यूलर एमनीशिया, ये टर्म बहुत ही दिलचस्प है। अब जब कोशिका एक खाली स्लेट बन गई है तो अगला सवाल ये आता है कि वो एक नया पौधा बनने का रास्ता कैसे तय करती है? स्रोत दस्तावेज में इसके दो मुख्य बायोलॉजिकल रास्तों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें पहला तरीका है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, इसमें असल में होता क्या है? इस प्रक्रिया में एक्सप्लांट्स यानी पौधे के काटे गए छोटे हिस्सों से सीधे नए अंग बनाए जाते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह से लैब में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन नाम के हार्मोन्स के अनुपात में हेरफेर करने पर निर्भर करता है। अच्छा, तो हार्मोन्स का अनुपात यानी उनका रेशियो सब कुछ कंट्रोल करता है? हाँ, वैज्ञानिक इन हार्मोन्स के बैलेंस को बहुत सटीकता से बदलते हैं और इसी सटीक अनुपात के कारण एक्सप्लांट से सीधे शूट बड्स या नए तने विकसित होने लगते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को विजुलाइज किया जाए तो क्या ऑर्गेनोजेनेसिस किसी कार को उसके अलग अलग पार्ट जोड़कर बनाने जैसा है? कार के पार्ट्स जोड़ना? हाँ, समझाइए कैसे? जैसे एक फैक्ट्री में पहले पहिए बनाए जाते हैं, फिर अलग से इंजन बनाया जाता है और फिर उन्हें जोड़कर एक पूरा ढांचा खड़ा किया जाता है।
ठीक वैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस में पहले जड़ या तने का अलग अलग निर्माण होता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा। ऑर्गेनोजेनेसिस में वास्तव में अलग अलग अंगों के विकास को अलग अलग समय पर निर्देशित किया जाता है। और वहीं जो दूसरा तरीका स्रोत में दिया गया है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, वो कुछ अलग लगता है। क्या वो एक पूरे ब्लूप्रिंट से एक साथ पूरी कार को उगाने जैसा है? हाँ, ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि दस्तावेज ये बताता है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में टोटीपोटेंट कोशिकाएं पहले सीधे भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो का रूप लेती हैं और फिर वहां से एक संपूर्ण पौधे में विकसित हो जाती हैं। एकदम सही। जो सबसे रोचक बात यहाँ है वो ये है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक बीज के अंदर होने वाली प्राकृतिक भ्रूण विकास प्रक्रिया की पूरी तरह से नकल की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस भ्रूण को बनने के लिए किसी भी तरह के निषेचन या फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये पूरी तरह से अलैंगिक या असेक्सुअल प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ये ध्यान रखना होता है कि हार्मोनल नियंत्रण बहुत ही सटीकता से काम करे। रसायनों की जरा सी भी कमी या अधिकता पूरे विकास क्रम को रोक सकती है या उसे पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा सकती है। इन दोनों बायोलॉजिकल रास्तों और उनके पीछे के विज्ञान को समझने के बाद ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि असल में एक लैब के अंदर इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे अंजाम दिया जाता है। कागज पर तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये कैसे होता होगा? ये प्रक्रिया किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग जितनी ही जटिल और सटीक है। स्रोत में प्लांटलेट्स के रीजेनरेशन की 8 चरणों वाली एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक प्रक्रिया दी गई है। तो अगर हम उन 8 चरणों पर नजर डालें तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है पहले चरण से, जो है सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी सही पोषक तत्वों का घोल तैयार करना। ये माध्यम पौधे के लिए भोजन का काम करता है, जिसमें सुक्रोज, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, खाना तैयार हो गया। फिर दूसरा चरण? दूसरा चरण है एक्सप्लांट का चयन। वैज्ञानिक आमतौर पर पौधे के तने का ऊपरी हिस्सा, जिसे शूट टिप कहते हैं, या कोई ऐसा हिस्सा चुनते हैं जिसमें तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हों। अच्छा, ताकि विकास तेजी से हो सके। हाँ, इसके बाद तीसरा चरण आता है स्टेरिलाइजेशन, यानी कीटाणु रहित करना। और चौथा है इनॉक्यूलेशन, जहां इस साफ किए गए एक्सप्लांट को लैमिनार फ्लो कैबिनेट के नीचे एक पूरी तरह से बांझ वातावरण में उस न्यूट्रिएंट मीडियम पर ट्रांसफर किया जाता है। एक मिनट, यहाँ चरण 3 और 4 पर थोड़ा रुकना जरूरी लगता है। स्रोत में जिस तरह से इसे समझाया गया है वो बहुत ही सख्त है। सख्त किस मायने में? मेरा मतलब है एक्सप्लांट को तरह तरह के केमिकल डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जा रहा है, फिर उसे डिस्टिल वाटर से कई बार धोया जा रहा है। उसके बाद ये सारा काम एक फिल्टर, स्टेरिलाइज्ड और हेपा फिल्टर वाले कैबिनेट में हो रहा है। इतनी सख्त जरूरत क्यों है? ये किसी इंसान की ओपन हार्ट सर्जरी से भी ज्यादा संवेदनशील क्यों लगना है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट है। बात सिर्फ पौधे के कोशिका के नाजुक होने की नहीं है। तो फिर असली खतरा क्या है? असली खतरा उस न्यूट्रिएंट मीडियम को लेकर है जिसमें कोशिका को रखा जा रहा है। वो घोल शर्करा यानी शुगर और विटामिन्स का एक ऐसा खजाना है जो किसी भी जीव को आकर्षित करेगा। ओह, तो मतलब बाकी जीव भी उस खाने पर हमला कर सकते हैं? बिल्कुल। हवा में हर जगह सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जैसे फंगस या बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर लैब में जरा सा भी संदूषण यानी कंटैमिनेशन हुआ तो ये माइक्रोब्स उस माध्यम में पौधे की कोशिका की तुलना में हजारों गुना तेजी से पनपने लगेंगे। बाप रे, हजारों गुना तेजी से? हाँ, वे सारा पोषण खा जाएंगे, जहरीले रसायन छोड़ेंगे और पौधे की कोशिका रातों रात नष्ट हो जाएगी। इसलिए पौधे को उसके इन अदृश्य दुश्मनों से बचाने के लिए पूरी तरह से बांझ वातावरण बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। ये तो वाकई सूक्ष्म स्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत ही बारीक जंग है। और इसके बाद के जो चरण हैं वे इस कोशिका को जीवन देने का काम करते हैं। सही कहा। 5वां चरण है इंक्यूबेशन। स्रोत के अनुसार इन कल्चर्स को एक ग्रोथ चेंबर में रखा जाता है। ग्रोथ चेंबर में क्या होता है? वहां उन्हें 16 घंटे की कृत्रिम रोशनी, लगभग 26 डिग्री सेल्सियस का स्थिर तापमान और 50 से 60% नमी दी जाती है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट कृत्रिम मौसम बनाने जैसा है। और इसके बाद छठा चरण आता है रीजेनरेशन, जहां आखिरकार कोशिकाएं बढ़ना शुरू करती हैं। हाँ, और फिर 7वां चरण आता है जिसे हार्डनिंग कहा जाता है। और अंत में 8वां चरण है जहां इन छोटे पौधों या प्लांटलेट्स को ग्रीन हाउस या खेतों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो 7वां चरण है हार्डनिंग, ये काफी अनोखा लगता है। इसका क्या महत्व है?
ये प्रक्रिया का इतना अहम हिस्सा क्यों है? हार्डनिंग वास्तव में इस पूरी 8 चरणीय प्रक्रिया का एक सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि लैब के उस पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण में पौधा बहुत ही नाजुक या कमजोर हो जाता है। मतलब उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार मिल जाता है। बिल्कुल, वहाँ तापमान हमेशा परफेक्ट रहता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते, हवा का थपेड़ा नहीं होता और पानी या भोजन की कोई कमी नहीं होती। इस वजह से उसकी पत्तियों के ऊपर वो प्राकृतिक मोम वाली परत, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वो ठीक से विकसित नहीं होती, जो उसे पानी के नुकसान से बचाती है। तो अगर हम उसे सीधे बाहर रख दें तो क्या होगा? अगर उस नाजुक पौधे को सीधे लैब से निकालकर बाहर की असली दुनिया में तेज धूप या हवा में रख दिया जाए तो वो शॉक या सदमे से तुरंत मर जाएगा। ओह, तो हार्डनिंग का मतलब उसे दुनिया के लिए तैयार करना है। हाँ, हार्डनिंग के जरिए पौधे को बाहरी पर्यावरण का धीरे धीरे सामना कराया जाता है। नमी को धीरे धीरे कम किया जाता है, रोशनी को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को एक्लिमेटाइजेशन भी कहते हैं, ताकि पौधा प्राकृतिक झटकों को सहना सीख सके। ये तो बिल्कुल किसी को एक बेहद सुरक्षित और लाड़ प्यार वाले माहौल से निकालकर धीरे धीरे असली दुनिया की मुश्किलों का सामना करना सिखाने जैसा है। एकदम सही एनालॉजी है ये। अब लैब की इस मूल 8 चरणीय प्रक्रिया को समझने के बाद ये जानना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग वैज्ञानिक जरूरतों के हिसाब से इस तकनीक को कैसे-कैसे मोड़ा और बदला जाता है। स्रोत में प्लांट टिश्यू कल्चर के कई विशिष्ट प्रकारों का उल्लेख है। हाँ, एक है माइक्रो प्रोपैगेशन, जो मूल रूप से बहुत बड़े पैमाने पर हूबहू क्लोन तैयार करने की विधि है। इसके अलावा दस्तावेज कल्चर्स को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटता है। एक है प्राइमरी कल्चर, जो सीधे किसी प्राकृतिक पौधे से लिए गए ऊतक होते हैं और जिनकी उम्र सीमित होती है, और दूसरी तरफ है एस्टैब्लिश्ड सेल लाइंस, जो ट्यूमर या म्यूटेशन के जरिए बनती हैं और वे लगातार अनंत काल तक बढ़ती रह सकती हैं। सही कहा। और अगर हम विशिष्ट तकनीकों की गहराई में जाएं, तो स्रोत कई बेहद दिलचस्प प्रकार गिनाता है जो अलग-अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए सीड कल्चर, जिसमें प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण में बीज विकसित किए जाते हैं। और एम्ब्रियो कल्चर भी है, जिसमें परिपक्व और अपरिपक्व दोनों तरह के भ्रूणों का उपयोग होता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक समाधान देखने को मिलता है। कई बार कुछ बीज प्राकृतिक रूप से बहुत कठोर होते हैं या अंकुरित नहीं हो पाते। ऐसे में अपरिपक्व भ्रूण को बीज से निकालकर सीधे कल्चर में उगाया जाता है। क्या बात है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एम्ब्रियो कल्चर में भ्रूण को स्टेरिलाइज करने की, यानी हानिकारक रसायनों से धोने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? अभी तो हमने बात की थी कि कंटामिनेशन का इतना बड़ा खतरा होता है। क्योंकि बीज के अंदर मौजूद ओव्यूल प्रकृति द्वारा पहले से ही पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड, यानी बांझ रखा जाता है। ये तो प्रकृति की अपनी एक परफेक्ट पैकेजिंग है, जो किसी भी अत्याधुनिक हेपा फिल्टर से कम नहीं है। बाहरी दुनिया कितनी भी दूषित हो, बीज के अंदर का भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, प्रकृति का अपना एक लैमिना फ्लो कैबिनेट है वो। इसके अलावा स्रोत में कैलस कल्चर का जिक्र है, जो अगार वाले जल माध्यम पर उगने वाली असंगठित कोशिकाओं का एक समूह है। फिर ऑर्गन कल्चर है, जिसमें प्लाज्मा क्लॉट, राफ्ट या ग्रिड तरीके से पूरे के पूरे अंगों को प्रिजर्व किया जाता है। मेरिस्टेम कल्चर भी बहुत काम का है। हाँ, क्योंकि विकासशील पत्ते अंदर की कोशिकाओं को वायरसों से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखते हैं, जिससे एकदम बीमारी मुक्त पौधे बनाए जा सकते हैं। और अंत में 2 बहुत ही उन्नत तरीके हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर और सस्पेंशन कल्चर। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को लेकर थोड़ी उलझन है। उलझन कैसी? स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रोटोप्लास्ट एक ऐसी कोशिका है जिसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को एंजाइम्स के जरिए हटा दिया गया है। रुकिए, सेल वॉल हटाना? हाँ, एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह गला दिया जाता है। लेकिन पौधों की पूरी मजबूती, उनका पूरा आकार और बाहरी खतरों से उनका बचाव ही तो उनकी सेल वॉल से होता है। हम जानबूझकर उनके सबसे अहम सुरक्षा कवच को क्यों छीन रहे हैं? उन्हें हैंगिंग ड्रॉप जैसे तरीकों से इतना असुरक्षित क्यों किया जा रहा है? ये पुशबैक बिल्कुल स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर ये किसी कोशिका को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जैसा लगता है। सेल वॉल को हटाना सच में कोशिका को बहुत नाजुक कर देता है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बिना किसी कारण के नहीं करते। तो इसके पीछे का मकसद क्या है? सेल वॉल एक मोटी दीवार की तरह है जो कुछ भी आसानी से अंदर नहीं आने देती। इस दीवार को हटाना असल में जेनेटिक मटेरियल यानी नए डीएनए को अंदर डालने के लिए एक दरवाजा खोलने जैसा है। अच्छा, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए है? बिल्कुल। बिना सेल वॉल के वैज्ञानिक
दो बिल्कुल अलग-अलग प्रजातियों के पौधों की कोशिकाओं, जिन्हें अब प्रोटोब्लास्ट्स कहते हैं, उन्हें आपस में मिला सकते हैं। इस प्रक्रिया को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे बिना बीज के दो पौधों का क्रॉस कराना। तो ये असुरक्षा केवल कुछ समय के लिए होती है ताकि एक बेहतर, उन्नत या बीमारी प्रतिरोधी कोशिका का निर्माण किया जा सके। सही समझे। इसके बाद जब इस नई कोशिका को उचित माध्यम में रखा जाता है, तो वो अपने चारों ओर एक नई सेल वॉल खुद ही बना लेती है। इसी तरह सस्पेंशन कल्चर का भी अपना विज्ञान है, जिसमें कोशिकाओं को एक तरल माध्यम में लगातार हिलाते हुए रखा जाता है। उसे हिलाते रहने का क्या फायदा है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोशिकाएं एक साथ चिपककर गुच्छा न बनाएं, बल्कि अलग-अलग रहें, उन्हें हवा मिलती रहे और वे तेजी से बढ़ें। ये विज्ञान की एक अद्भुत और बारीक कला है। लेकिन इन सभी तकनीकों, इन सभी कोशिकाओं को चलाने वाला असल ईंधन क्या है? ईंधन से आपका क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट मीडियम तो सिर्फ खाना है, लेकिन ये निर्देश कौन देता है कि कोशिका को जड़ बनना है या तना? बिना कुछ विशेष रसायनों के लैब का कोई भी टिश्यू कल्चर सफल नहीं हो सकता। और वे रसायन हैं प्लांट हार्मोन्स। स्रोत में 5 प्रमुख हार्मोन्स की भूमिका को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। हाँ, हार्मोन्स ही वो रासायनिक भाषा है जिसके जरिए वैज्ञानिक इन कोशिकाओं से बात करते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं। स्रोत के अनुसार पहला महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम तने और अन्य हिस्सों में कोशिकाओं की लंबाई या सेल इलोंगेशन को बढ़ाना है। दूसरे हैं साइटोकाइनिन्स, जिनका मुख्य काम जड़ों और शूट सिस्टम में सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं का तेजी से विभाजन करना है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, इन्हीं दोनों के अनुपात से तय होता है कि कोशिका क्या बनेगी। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये तीनों मूल रूप से पौधे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसके बाद जो 2 हार्मोन्स आते हैं, उनका काम थोड़ा अलग है, एब्सिसिक एसिड और पॉलीमाइन्स। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार एब्सिसिक एसिड बीज की परिपक्वता को नियंत्रित करता है, उसे सुप्त अवस्था या डोरमेंसी में रखने में मदद करता है। और सबसे अहम बात, यह पौधे को तनावों जैसे सूखे या ठंड से लड़ने में मदद करता है। और पॉलीमाइन्स? दूसरी तरफ पॉलीमाइन्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। अगर इन 5 हार्मोन्स के काम करने के तरीके को एक साथ देखा जाए, तो क्या हम इसे एक गाड़ी चलाने की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं? गाड़ी चलाने की प्रक्रिया दिलचस्प है। कैसे? टिश्यू कल्चर बिल्कुल एक गाड़ी चलाने जैसा लगता है, जहां ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स एक्सेलरेटर का काम करते हैं। वे कोशिका को तेजी से बढ़ने और विकसित होने का निर्देश देते हैं। दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड एक ब्रेक की तरह है, जो चीज़ों को शांत करता है, बीजों को तब तक सुप्त रखता है जब तक मौसम और परिस्थितियां सही ना हो जाएं। और पॉलीमाइन्स उस गाड़ी के एयरबैग या शॉक अब्जॉर्बर की तरह हैं, जो बाहरी तनाव, बीमारियों या पर्यावरणीय टक्करों से पौधे की रक्षा करते हैं। ये एनालॉजी बहुत शानदार है। हार्मोन्स के जटिल रसायन विज्ञान को समझने में ये बहुत मददगार है। किसी भी सफल टिश्यू कल्चर में केवल एक्सेलरेटर दबाना काफी नहीं होता, वरना कोशिकाएं बेकाबू होकर सिर्फ एक ट्यूमर की तरह बढ़ेंगी। हाँ, ब्रेक लगाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक को पता होना चाहिए कि कब ब्रेक लगाना है, कब विकास को रोकना है और कब सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना है। सही समय पर सही हार्मोन का बिल्कुल सटीक माइक्रोग्राम मात्रा में उपयोग करना ही वास्तव में टिश्यू कल्चर की असली वैज्ञानिक कला है। एक छोटी सी भी गलती पूरी कोशिका की दिशा बदल सकती है। अब जब इस पूरी प्रक्रिया के विज्ञान को, उन नाजुक 8 चरणों को और इन रासायनिक संदेशवाहकों के काम करने के तरीके को गहराई से समझ लिया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी मेहनत सिर्फ लैब में पौधे उगाने के लिए तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। स्रोत के एप्लीकेशन वाले हिस्से में जो उदाहरण दिए गए हैं, वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। हाँ, यहाँ बात सिर्फ खेतों में क्लोन उगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ बात हो रही है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसजेनिक पौधे बनाने और सबसे बढ़कर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के औद्योगिक उत्पादन की। यही वो बिंदु है जहां ये विज्ञान सीधे मानव जीवन को बचाने का काम करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये असल में क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दरअसल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनकी पौधे को अपने रोजमर्रा के विकास के लिए सीधे तौर पर जरूरत नहीं होती,
पौधे इन्हें अपने रक्षा तंत्र के रूप में बनाते हैं, कीड़ों से बचने के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन इंसानों के लिए पौधों द्वारा बनाए गए ये यौगिक जीवन रक्षक दवाइयां साबित होते हैं। दस्तावेज में इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, जैसे काली गाजर या ब्लैक कैरेट के टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, और क्या आप जानते हैं इसका क्या उपयोग है? इसके अर्क को निकालकर उसे एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी कैंसर एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। काली गाजर से कैंसर का इलाज, ये तो वाकई अद्भुत है। इसी तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है कैथरैंथस रोजियस, जिसे आमतौर पर सदाबहार कहा जाता है। वैज्ञानिक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस नाम के बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, जो एक प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर की तरह काम करता है। और इस बैक्टीरिया की मदद से वो क्या करते हैं? कैंसर, विशेषकर ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के इलाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि हम पौधों को सिर्फ भोजन या हरियाली के लिए नहीं, बल्कि एक उन्नत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री यानी दवा बनाने के कारखाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। और स्रोत में ऐसे और भी कई शानदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे टैक्सिस प्रजाति के पेड़ों का जिक्र है। हाँ, टैक्सिस का हेरी रूट कल्चर। बिल्कुल, जहां जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके पैक्लीटैक्सेल या टैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जो स्तन और डिम्ब ग्रंथि कैंसर के खिलाफ एक और प्रमुख एंटी कैंसर दवा है। इसके अलावा एट्रोपा बेलेडोना का भी जिक्र है, जिसका उपयोग ट्रोपेन एल्कलॉइड्स बनाने के लिए किया जा रहा है, जो दर्द निवारक और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं में काम आते हैं। और तो और सोलानम ट्यूबरोसम यानी साधारण आलू के कैलिस कल्चर से भी ग्लाइकोएल्कलॉइड्स निकाले जा रहे हैं, जिनकी बायो एक्टिविटी और औषधीय गुणों की जांच की जा रही है। एक साधारण आलू से ऐसी दवाइयाँ। लेकिन इन सारे उदाहरणों से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये सब लैब की चार दीवारी के अंदर ही क्यों किया जा रहा है? इन पौधों को सीधे खेतों में उगाकर दवा क्यों नहीं निकाली जाती? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। इसका जवाब यह है कि प्राकृतिक रूप से खेतों या जंगलों में उगने वाले इन पौधों में ये रक्षात्मक रसायन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या कह लें ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही कम मात्रा में। हाँ, उदाहरण के लिए कुछ ग्राम कैंसर की दवा निकालने के लिए हजारों पेड़ों की छाल काटनी पड़ सकती है, जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह से विनाशकारी है। ओह, तो लैब में हम इस उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। पेनिसिलियम सिट्रिनम में अल्कलॉइड के निर्माण और ल्यूकोजम एस्टिवम में गैलेंटामाइन के उत्पादन का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है, वो ये साबित करता है कि लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम और हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करके हम इन रसायनों की मात्रा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मात्रा से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब हम मौसम पर निर्भर नहीं हैं। एकदम सही। बारिश, सूखा, मिट्टी की गुणवत्ता या किसी विशेष देश की भौगोलिक सीमाओं पर निर्भर रहने के बजाय बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक नियंत्रित और बांझ वातावरण में इन जीवन रक्षक दवाओं का लगातार और विशाल स्तर पर उत्पादन करना ही इस विज्ञान की असली जीत है। ये सारी जानकारी सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम प्रकृति के कोड को कितनी गहराई से समझने लगे हैं। हाँ, विज्ञान ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। अगर आज के इस गहन विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटने का प्रयास किया जाए, तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे प्लांट रीजनरेशन का पूरा रहस्य टोटीपोटेंसी की उस छोटी सी धारणा में छुपा है। कैसे एक अकेली अनडिफरेंशिएटेड कोशिका को 8 चरणों की एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें स्टरलाइजेशन की सख्त जरूरत से लेकर हार्मोन्स के सटीक कॉकटेल और फिर असली दुनिया के लिए हार्डनिंग तक सब कुछ शामिल है, ताकि एक पूर्ण पौधा विकसित किया जा सके। बिल्कुल। और अलग अलग प्रकार के टिश्यू कल्चर्स जैसे एम्ब्रियो कल्चर या प्रोटोप्लास्ट कल्चर के पीछे के अनूठे विज्ञान को भी समझा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखा गया कि कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल करके काली गाजर, कैथरैंथस या टैक्सिस जैसे पौधों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं खेतों के बजाय एक नियंत्रित लैब वातावरण में सुरक्षित तरीके से उड़ाई जा रही हैं। ने कोशिका के स्तर पर जाकर जीवन को फिर से प्रोग्राम करना सीख लिया है। पौधों की दुनिया में ये जो फैक्ट्री रीसेट है, वो अब एक सैद्धांतिक विचार नहीं बल्कि एक औद्योगिक वास्तविकता बन चुका है। और इसके नतीजे केवल कृषि तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरी मानव जाति के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। ये दिखाता है कि एक सूक्ष्म कोशिका के अंदर असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं,
बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। एकदम सही है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में छिपे एक छोटे से विवरण पर ध्यान खींचना आवश्यक लगता है। वहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि रीजनरेशन क्षतिग्रस्त अंगों को पौधों और जानवरों दोनों में बहाल करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, जानवरों में भी। ये विचार करने वाली बात है। अगर आज विज्ञान की मदद से सटीक हार्मोनल कॉकटेल को डिकोड करके एक वयस्क पौधे की किसी भी साधारण कोशिका की मेमोरी मिटाकर उसे वापस उसकी भ्रूण अवस्था यानी सेल्यूलर एमनीशिया में ले जाया जा सकता है और उसे एक पूरा का पूरा नया पौधा या एक नया क्लोन बनाया जा सकता है, तो ये सोचना लाजमी है कि क्या वो दिन बहुत दूर है जब इंसानी कोशिकाओं में भी इसी टोटीपोटेंसी को पूरी तरह से ट्रिगर किया जा सकेगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी डोनर का महीनों इंतजार न करना पड़े, बल्कि उसी मरीज की त्वचा की एक साधारण कोशिका लेकर उसे लैब में एक खाली स्लेट बनाकर बिना किसी रिजेक्शन के डर के एक बिल्कुल नया धड़कता हुआ हृदय या कोई और क्षतिग्रस्त अंग लैब में ही उगा लिया जाए। विज्ञान फिक्शन से सच्चाई की ओर बढ़ता हुआ ये कदम ही बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को इतना जादुई और असीमित बनाता है। विज्ञान के इन गहरे रहस्यों पर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं।